फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। बच्चों हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो क्लास 8 में आप लोग इसका कुछ पार्ट पढ़ चुके हैं, क्लास 9 में आप लोग कुछ पार्ट पढ़ चुके हैं, आप क्लास 10 में हम इसको और एक्सटेंड करने जा रहे हैं। क्लास 8 में आप लोगों ने पॉलिनोमियल नाम से पढ़ा होगा, 9th में भी पॉलिनोमियल नाम से पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी आप लोग पॉलिनोमियल नाम से ही चैप्टर 2 पढ़ेंगे। उसी को ही एक्सटेंड करके चैप्टर 4 में पढ़ाया जाता है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर 2 और चैप्टर 4 का कॉमन पार्ट एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। इससे आप लोगों का बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा और जो कॉमन पार्ट है वो एक बार में हो जाएगा। ठीक है, लगभग 2 लेक्चर में इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन टॉपिक को हम लोग फिनिश कर लेंगे। इस तरीके से देखिए चैप्टर 2 की लगभग 60 to 70% थ्योरी कवर होगी इसमें, और चैप्टर 4 की लगभग 100% थ्योरी कवर होगी। बस जो वर्ड प्रॉब्लम्स रह जाएंगे वो रह जाएंगे, बाकी चैप्टर 4 की सारी थ्योरी कवर हो जाएगी। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए अगर हम लोग बात करें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिस एक्सप्रेशन की डिग्री 2 होती है। इसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है। तो हम लोगों ने क्या करा, इसको बेसिकली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम 4 to 5 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं। मैंने इसको 4 से 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। ठीक है, वो 5 पार्ट्स क्या, पहले आप लोगों को इंट्रो कराता हूँ कि हम लोग स्ट्रेटजी क्या फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट इसमें लेंगे। अब आप लोगों को पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पर जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। बच्चे इस बात को लेके कंफ्यूजन में रहते हैं, तो ये भी हम लोग किसी नहीं क्लियर करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है वो भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो रूट्स निकलते हैं उनका नेचर ऑफ रूट क्या होता है, रूट्स का नेचर क्या होता है, और अगर हमें नेचर पता चल ही चुका है तो मेथड्स क्या हैं उसको निकालेंगे। मतलब मेथड्स टू फाइंड रूट्स, मेथड्स टू फाइंड रूट्स को फाइंड करने के मेथड सीखेंगे। मेथड सीखने के बाद वो जो रूट्स निकलेंगे उनमें क्या रिलेशन होता है, दैट मीन्स कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशन, दैट मीन्स रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट। At the end we will discuss how we can convert roots into equation। कहने का मतलब इक्वेशन से रूट्स निकालना तो हम लोग यहाँ पर सीखेंगे, पर अगर हमें रूट्स गिवन हो तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिर हम लोग सीखेंगे कि रूट्स की मदद से इक्वेशन कैसे तैयार होती है। तो इन 5 पार्ट्स को हम लोगों को कवर करना है, ये हम लोग 2 लेक्चर्स में कवर कर लेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से। आइए देखो, इंट्रोडक्शन पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस होता है। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर हम लोग बात करें तो इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, ax² + bx + c = 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर हम लोग बात करें इसका फॉर्मेट होता है ax² bx + c, और इसको क्योंकि यहाँ पर x वेरिएबल है रिप्रेजेंटेड बाय px। कंक्लूजन, इससे हमें क्या सीखने को मिला, क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस यही होता है कि जो इक्वेशन होती है उसमें लेफ्ट हैंड साइड भी होती है और राइट हैंड साइड भी होती है, पर जो पॉलिनोमियल होता है उसमें सिर्फ एक ही साइड होती है और उस साइड को किसी वेरिएबल से डिनोट किया जाता है। पॉलिनोमियल को px से डिनोट किया जाता है, हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये होती है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है, पर इसके पास सिर्फ एक ही साइड है, ये डिनोशन है, इसको डिनोट किया गया। ठीक है जी, इतना समझ आया। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं तो x की कितनी वैल्यू निकलती है, 2 वैल्यू निकलती है। वो 2 वैल्यू क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं इसके रूट्स। मतलब इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो जो x की वैल्यूज निकलती हैं वो होते हैं इसके रूट्स। पर पॉलिनोमियल के जब हम लोग जीरोस निकालते हैं, यहाँ पर क्या निकालते हैं, जीरोस, मतलब x की वो कौन सी वैल्यू है जिस पे पूरा पॉलिनोमियल 0 हो रहा है। तो जब हम लोग यहाँ से कैलकुलेट करते हैं इसको 0 बनाने के लिए, तो जो x की वैल्यूज निकलती हैं वो कहलाती हैं जीरोस। ठीक है,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर रूट्स निकलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पर क्या निकलते हैं, जीरोस। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम लोगों को एक बात और समझनी है, वो क्या कि इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स अगर हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ग्राफ में प्लॉट करना चाहते हैं तो ग्राफ का क्या शेप होता है, ग्राफ का क्या शेप होता है। एक जनरल शेप होता है पैराबोला, एक जनरल शेप होता है जिसका नाम होता है पैराबोला। क्या बोला, पैराबोला। पैराबोला कैसे होते हैं, दो तरीके के पैराबोला होते हैं, एक होता है अपवर्ड पैराबोला और एक होता है डाउनवर्ड पैराबोला। कैसे दिखते हैं जनरली मैं आप लोगों को बता देता हूँ। कैसे, दिस इज अपवर्ड पैराबोला, दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। इज इट क्लियर? तो अपने को इतना समझ आ चुका है। दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट, दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इज इट क्लियर? मैंने इसको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्यों बोला, क्योंकि एक्सप्रेशन में ये इक्वेशन वाला पार्ट भी कवर हो जाएगा और इसमें पॉलिनोमियल वाला भी पार्ट कवर हो जाएगा। अब हम लोग क्या सीखने वाले हैं, अब हम लोग सीखने वाले हैं नेचर ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट मीन्स नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड सेकंड पार्ट विच इज नेचर ऑफ रूट। अगर हम लोग नेचर ऑफ रूट की बात करें, आप ही बताइए, देखिए सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, नेचर ऑफ रूट्स। देखिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है, अब बच्चे सोचेंगे या आप लोग सोचते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको क्वाड्रेटिक क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है, हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो कहने का मतलब है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा इसको पॉलिनोमियल ही बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इक्वेशन। अच्छा भाई समझ आया इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्व करने पर जो वैल्यूज निकलती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट्स। ठीक है, अब रूट्स को अब हम एक जनरल नेम देते हैं। जनरल नेम उनका क्या होता है, इसमें से जो तो एक्स की वैल्यू निकलने वाली है, एक को हम लोग बोल देते हैं अल्फा और एक को हम लोग बोल देते हैं बीटा। ठीक है, अल्फा और बीटा। ठीक है, जितना समझ आया कि नेचर ऑफ रूट की अगर हम लोग बात करें तो इन अल्फा और बीटा का नेचर क्या होता है, यही तो बात है। नेचर ऑफ रूट मीन्स रूट्स तो ये है, अब इनका नेचर क्या है, नेचर का मतलब रियल है या नॉन रियल है, इक्वल है या अनइक्वल है। तो ये कैसे कैलकुलेट करें, देखिए इनका नेचर पता लगाने के लिए एक पैरामीटर डिफाइन होता है विच इज डी। डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, डी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट। तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट डिनोटेड बाय डी, और इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इज इट क्लियर? ये फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा याद रखना, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए बोलते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को बी बोलते हैं और कांस्टेंट टर्म को सी बोलते हैं। कांस्टेंट टर्म को क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। तो इन वैल्यूज को आपको यहाँ पर पास करना होगा। अब जब हम लोग डी निकाल लेते हैं तो 3 केसेस बनते हैं। 3 केसेस कौन कौन से, या तो डी की वैल्यू नेगेटिव होगी, लेस देन 0 मीन्स नेगेटिव वैल्यू, या तो डी की वैल्यू 0 के इक्वल होगी, या फिर यस ग्रेटर देन 0 दैट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू। ये 3 केसेस पॉसिबल है। तो ध्यान से सुनिए, ये जो नेगेटिव केस होता है, इस केस में जो रूट्स निकलते हैं वो रियल नहीं होते। वो कैसे होते हैं, नॉन रियल या फिर इमेजिनरी। नॉन रियल रूट्स, रूट्स का क्या नेचर होता है, नॉन रियल। इस वाले केस में रियल भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। इसे क्लियर? इस वाले केस में रियल भी होते हैं, इक्वल भी होते हैं। इस वाले केस में रियल तो होते हैं पर इक्वल नहीं होते। दैट मीन्स रियल बट डिस्टिंक्ट, रियल होते हैं पर अलग अलग होते हैं। इज इट क्लियर?
अब इसके बेसिस पर अगर मैं आप लोगों से एक एग्जांपल आप लोगों को दूंगा, समझाने की कोशिश करो एग्जांपल के तौर पे। देखिए 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। मैं जानना चाहता हूँ क्या इनसे रूट रियल निकलेंगे भी या नहीं निकलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ABC लिख लो। a की वैल्यू क्या, x का कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट 2, b की वैल्यू x का कोएफिशिएंट, c की वैल्यू 5। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b here b is 3 का स्क्वायर इज 9, 4 into a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 5, 20 2 जा 40, 9 में से 40 को माइनस करेंगे -31 मीन्स नेगेटिव आंसर मीन्स यहाँ से जो रूट निकलने वाले हैं वो रियल ही नहीं है। लास्ट टाइम में सिर्फ हमें रियल रूट्स तक ही पढ़ना है। तो कहने का मतलब ये दोनों केसेस हमारे काम के होंगे और ये केस हमारे काम का नहीं है। जब भी रियल रूट होंगे दैट मीन्स डी की वैल्यू या तो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए या 0 के इक्वल होनी चाहिए। उस केस को ही हम लोग सॉल्व करेंगे, लेस देन 0 वाले केस को सॉल्व नहीं करेंगे। क्लियर? अच्छा, आसान है, मतलब कुछ भी टफ नहीं है। बस ये है कि आप लोगों को सारी टर्म्स याद होनी चाहिए। जैसे आप नेचर ऑफ रूट निकालना है तो डी निकालना होगा, डी निकालने के बाद में यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब हमें पता चल चुका है कि रूट एग्जिस्ट करते हैं, रियल है, तो निकालने का तरीका क्या है, रूट्स निकालें कैसे। यहाँ रूट्स नहीं निकले हैं, यहाँ सिर्फ नेचर चेक हुआ है कि क्या नेचर है। नाउ सेकंड पार्ट इज मेथड्स टू फाइंड रूट्स, नेक्स्ट इज मेथड्स टू। प्यारे बच्चों, अब शुरू करते हैं थर्ड पार्ट इसका। देखिए हम लोग ये पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट, नेचर ऑफ रूट्स हम लोगों ने जान लिया। नेचर अगर रियल है तो रियल रूट्स को निकालने के मेथड्स। देखिए 3 मेथड्स होते हैं आप लोगों के सिलेबस में, 3 मेथड्स हैं। मेथड्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट इज स्प्लिटिंग मिडल टर्म, second is completing method square या फिर completing square method। third is by formula, एक एक करके तीनों मेथड्स डिस्कस कर लेते हैं। इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखेंगे, मतलब इस टॉपिक तक ही रखेंगे। बाकी के जो 2 पार्ट्स बचते हैं, 2 सब पार्ट्स बचते हैं इसके, उसको नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है, नाउ अच्छे से समझना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर 4 को लगभग 70% कवर कर देंगे अगर आपको ये तीनों मेथड्स आ गए तो। ठीक है, एक एक करके लेट्स स्टार्ट। देखिए सबसे पहले बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको एक बात बता देता हूँ, जब भी इक्वेशन आपके सामने आएगी, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आएगी, तो आपसे जब तक स्पेसिफाई ना हो कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड या बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तब तक आप लोग उस पर्टिकुलर मेथड पर मत रुकना। बाकी आप लोग तीनों मेथड सीख लो। एक क्वेश्चन को अगर हम तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे आंसर सेम आएगा। आपको जो अच्छा लगे, जो मेथड इजी लगे, आप लोग उसको हमेशा फॉलो करना। एक इक्वेशन आती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लिखा हो सॉल्व, तो आप लोग कोई भी मेथड लगा सकते हैं जब तक स्पेसिफाई ना हो कि कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर ही लगाओ या बाय फॉर्मूला मेथड ही लगाओ। समझ रहे हैं? ठीक है, तो तीनों मेथड समझ लो, जो इजी लगे उसको आप हमेशा फॉलो करना। ठीक है, पर आने आपको तीनों चाहिए। देखिए स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड की बात करें तो ये मेथड आप लोगों ने क्लास 8 में भी सीखा होगा, क्लास 9th में भी सीखा होगा, आपको आता ही होगा। देखिए ऐसे मान के चलिए, एक एग्जांपल लेता हूँ, x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग मिडल टर्म में क्या करना होता है, हमें इस मिडल टर्म को ब्रेक करना होता है। और किस तरह से ब्रेक करना होता है, कोफिशिएंट मतलब कांस्टेंट टर्म और x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए। दैट मीन्स कांस्टेंट टर्म और x² के कोफिशिएंट यानी कि 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 1 जा 6। यानी आपको ऐसे 2 नंबर फाइंड करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके 6 आता हो, प्लस या माइनस करके 5 आता हो, प्लस या माइनस करके 5 आता हो। बताइए ऐसे 2 नंबर कौन से? यस, 2 and 3।
इनको मल्टीप्लाई करके 6, ऐड करके 5। अब जैसे ही दो नंबर सेलेक्ट होते हैं उन दोनों नंबर की मदद से 5 को रिप्लेस कर दीजिए, 5 को रिप्लेस कर दीजिए। दैट मीन्स x² माइनस 2 + 3x को एज इट इज +6 = 0 और प्रोसीड कीजिए। अब देखिए माइनस को भी अंदर ले जाइए, x को भी अंदर ले जाइए। दैट मीन्स x² माइनस 2x, क्योंकि बाहर जब माइनस होता है तो अंदर सबका साइन चेंज हो जाता है, -3x + 6 = 0। अब क्या करेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे। इन दोनों में से अगर हम लोग कॉमन लेंगे, क्या मिला, कॉमन का मतलब जो दोनों में है, दोनों में क्या है, x। क्या बचा यहाँ पर, x - 2। इस साइन को यहाँ पर एज इट इज लेना होता है। इन दोनों में से क्या कॉमन है, 3x - 2 = 0। अब देखिए, देखो अभी तक हमने सब कुछ ठीक किया है नहीं किया वो यहाँ से पता चल जाता है। ये दोनों ब्रैकेट सेम है, दैट मीन्स हमने सब कुछ ठीक किया है। अब x - 2 इसी को ही कॉमन ले लीजिए। तो अब यहाँ पर क्या बचेगा, जब ये दो टर्म्स थी, x - 2 बाहर जा चुका है, क्या बचा, x ये बाहर जा चुका है, क्या बचा, -3 = 0। ये हमारे दो फैक्टर क्रिएट हो चुके हैं। दोनों फैक्टर्स को सेपरेटली = 0 रख दीजिए। दैट मीन्स x - 2 = 0, x - 3 = 0। सॉल्व करने पर x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 3। आसान था, क्लास 8 में भी आप लोगों ने पढ़ा था, 9th में भी आपको आता ही होगा, मतलब बहुत सारे बच्चों को आता ही होगा, आपका रिवाइज हो गया। ठीक है, तो हम लोग हर वैरायटी मतलब हर मेथड पर एक एक क्वेश्चन कर लेते हैं, आप लोगों को प्रोसीजर पता चल जाएगा, बाकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर ही पाएंगे। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर पर। देखिए ये मेथड बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है, मतलब इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, टफ नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है 2 स्टेप के लिए। बस उन 2 स्टेप्स को ध्यान से समझ लेना, पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आओ देखिए क्वेश्चन लेते हैं। बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ठीक है। अब अगर आप लोग चेक करना चाहें कि वाकई इसके पास रियल रूट्स हैं भी या नहीं है, वैसे अगर क्वेश्चन आता है ना कि सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, दैट मीन्स वो पहले से ही क्वेश्चन इस हिसाब से आया कि रूट्स निकलेंगे ही निकलेंगे, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन ही क्लियर कर देता है कि ये चेक करवाना चाहते हैं। जैसे कैलकुलेट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट, दैट मीन्स दे वांट्स टू चेक you know the procedure to calculate the roots, nature of roots, is it clear? तो वहाँ पर आप लोगों को पहले नेचर चेक करना होगा, उसके बाद में निकालना होगा। वैसे आप लोग अगर यहाँ पर चेक करना चाहें कर सकते हैं। a² - 4ac, a² मीन्स 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 × 8 × 6, 4 3 × 12, 12 2 × 24, 25 - 24 1, which is positive. That means this equation have real roots. Is it clear? Now let's start. देखिए कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर में फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है जो x² का कोफिशिएंट है उससे हर टर्म को डिवाइड कर दीजिए। दैट मीन्स 2x² / 2 माइनस, मैं इसको आराम से बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना बस। फर्स्ट स्टेप सबको समझ आया। अब क्या करना होता है, इस स्टेप को ही थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दीजिए। दैट मीन्स देखिए 2 से 2 कट रहा है, दैट मीन्स यहाँ क्या बचा x², यहाँ सॉल्व नहीं हो रहा, एज इट इज रहने दो, यहाँ और कुछ कटिंग वगैरह नहीं हो रही, ऐसे ही रहने दो। क्या आप लोगों को समझ आया? अभी तक हमने एक स्टेप किया, मतलब एक रूल अप्लाई किया। सेकंड क्या होता है, ये जो x का कोफिशिएंट है, ये जो x का कोफिशिएंट है, इस कोफिशिएंट का हाफ कीजिए। अब हाफ वाली बात अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि 4 का हाफ कीजिए, आप लोग क्या करते हैं, उसे डिवाइड मारने के बाद में 2 बोलते हैं, 4 का हाफ करने पर तो 2 आ गया। 1/2 का जब हाफ करेंगे तो क्या होता है, नीचे जो डिनोमिनेटर में नंबर होता है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट मीन्स 1/4। जब
एक सिंपल नंबर इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन सिंपली ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जो फ्रैक्शन वाला पहले से फ्रैक्शन में नंबर है उसको भी हाफ करना है, दैट मीन्स उसके डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/4 हो गया। ठीक है, तो अगर इस सेकंड रूल क्या था, मतलब एक कंडीशन तो हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई करी, अब अगली कंडीशन अप्लाई करने जा रहे हैं इस स्टेप में। वो कंडीशन क्या है, एक्स का जो पहले तो इन दोनों टर्म्स को एज इट इज लिखिए, इतना लिखा, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है, क्या है कोफिशिएंट 5/2, 5/2 का हाफ क्या होगा, 1/2 का हाफ क्या होता है 1/4, ऐसे ही 5/2 का हाफ क्या, इसको ऐड करके जो हाफ करने के बाद आंसर आया उसको एडिशन में भी लिखिए, उसको सबट्रैक्शन में भी लिखिए। एक्स के कोफिशिएंट को हाफ करने के बाद एडिशन में भी लिखिए, सबट्रैक्शन में भी लिखिए, और आगे की टर्म को एज इट इज उतारिए, प्लस 3/2 = 0। दैट मीन सेकंड रूल हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया। ठीक है, अब थर्ड रूल अप्लाई करते हैं, यहाँ पर ध्यान से सुनना। हमें होल स्क्वायर का फॉर्मेट बनाना होता है, आप लोग देख भी पा रहे होंगे, एक नंबर का स्क्वायर, दूसरे नंबर का स्क्वायर, और ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब इन तीन टर्म्स को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये a माइनस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मेट बन रहा है। क्यों? क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ देखिए स्क्वायर वाली टर्म एडिशन में, ये स्क्वायर वाली टर्म प्लस साइन के साथ में, लेकिन यहाँ पर माइनस है, दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मेट बन रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ध्यान से सुनिए, इस x को एज इट इज यहाँ पर लिखिए, ये साइन यहाँ से लीजिए, और यहाँ पर जो 5/4 है इसको यहाँ एज इट इज उतार के होल स्क्वायर बना लीजिए। बाकी जो भी बचा सब राइट हैंड साइड में फेंक दीजिए। राइट हैंड साइड में क्या होगा, ये माइनस का था, 5/4 प्लस का, ये प्लस का था, उधर जाके माइनस का। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सब क्लियर हो रहा होगा। अब इसको सिंप्लीफाई और करते हैं। अब कुछ नहीं है, आप बस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग प्रोसीड कर दीजिए। देखिए x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करने पर 25/4 माइनस 3/2। इसी को आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू, एलसीएम लेने पर यहाँ पर होने वाला है 4 और 25 माइनस 6। फाइनली कितना हुआ, 25 माइनस 6, दैट मीन्स 19। 4 है, अच्छा 5 का स्क्वायर करने पर 25, 4 का स्क्वायर करने पर यहाँ पर 16 होगा। तो एलसीएम यहाँ पर आने वाला है 16 और 2 का जब लेंगे एलसीएम तो 16 आएगा, 16 बना दिया, 8 से इंटू करने पर यहाँ पर आएगा 24। 25 माइनस 24 1/16, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर स्क्वायर इधर जाके रूट बनेगा, दैट मीन्स x माइनस 5/4 इक्वल टू अंडर रूट। जब 16 पे रूट लगाएंगे तो 4 निकलेगा, 1/4, और जो भी आंसर निकलेगा उसके आगे प्लस माइनस का साइन आता है। कौन सा साइन आता है, प्लस माइनस का। समझ आ रहा है आप लोगों को, प्लस माइनस का साइन आता है। अब आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए साइड पे। मतलब x माइनस 5/4, एक बार प्लस का 1/4 ले लीजिए, एक बार माइनस का 1/4 ले लीजिए। फाइनली x इक्वल टू 6/4, that means 3/2. One value is 3/2, another one is minus 1/4 plus 5/4. 5 में से 4 को माइनस करने पर 4, 1, x की वैल्यू 1। Is it clear? तो इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर। ठीक है, इस लेक्चर में यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में थर्ड मेथड को लेंगे, क्योंकि थोड़ा लेंथी हो जाता है और आप हो सकता है जब ओवरलोडिंग हो रही हो तो आराम से रिलैक्स करो। इतना आप लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं, ये लगभग हम लोगों ने चैप्टर 2 का 16। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए
आप लोग खुश रहें, सुरक्षित रहें। गुड बाय, सी यू, बाय बाय।